गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि 1885 में कितने कांग्रेस के अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिए थे। तो आपका 72 सदस्य ने भाग लिए थे, मुस्लिम सदस्य 2 थे 1885 में। पिछले सेशन की ये बात है। उसके बाद 1886 में 434 सदस्य थे, प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधित्व किए थे और 33 मुस्लिम सदस्य थे। 1887 में 607 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे और 81 प्रतिनिधि मुस्लिम थे। 1888 में 85, 86, 87, 88, 89 ऐसे है 1800। तो 1888 में 1248 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। 1248 में से 221 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिए थे और 1889 में 1889 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे और 254 मुस्लिम सदस्य ने भाग लिए थे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपका बन जाएगा। पहला जो है 1885 का अधिवेशन में 2 मुस्लिम सदस्य थे, 86 में 33 मुस्लिम सदस्य थे, 87 में 81 मुस्लिम सदस्य थे और 88 में 221 मुस्लिम सदस्य थे और 89 में 254 मुस्लिम सदस्य ने भाग लिए थे। और 1889 में ही 6/10, 10 में से 6 महिला प्रतिनिधि ने भाग ली थी। ठीक है, आगे इसके बारे में आप जानते हैं। सुरक्षा कपट का सिद्धांत किन्होंने कहा? ये जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहे थे, कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी। तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के धनी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस राजनीतिक महत्वाकांक्षी के धनी थे। इसे सुरक्षा कपट का सिद्धांत भी कहा जाता था। अब षड्यंत्र का सिद्धांत, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो राष्ट्रीय कांग्रेस को षड्यंत्र का सिद्धांत कहा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को षड्यंत्र का सिद्धांत किन्होंने कहा? तो रजनी पालमे दत्त ने कहा षड्यंत्र का सिद्धांत। रजनी पालमे दत्त, भारतीयों के साथ षड्यंत्र हो गया। रजनी पालमे दत्त ने क्या कहा कि भारतीयों के साथ एक षड्यंत्र हो गया। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, तो ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों ने, देखिए पिछले सेशन में भी आपने जाना था कि ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारतीयों के साथ षड्यंत्र कर दिया। रजनी पालमे दत्त ने ये कहा कि भारतीयों के साथ षड्यंत्र कर दिया और कांग्रेस का गठन किया। और त्वरित चालक का सिद्धांत किन्होंने कहा? तो त्वरित चालक का सिद्धांत हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा। त्वरित चालक का सिद्धांत क्यों कहा? आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन संगठन नेतृत्व किया। तो राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान किया, राष्ट्रीय आंदोलन और आंदोलन का संगठित किया और संगठन का नेतृत्व किया। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिला। इसे तो त्वरित चालक का सिद्धांत किन्होंने कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कांग्रेस को त्वरित चालक का सिद्धांत। आगे जानते हैं कांग्रेस के गठन के उद्देश्य क्या क्या थे। तो कांग्रेस के गठन का उद्देश्य था भारतीय जनमानस की समस्याओं का समाधान करना, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना था। इसीलिए अंग्रेजों ने भी कांग्रेस के गठन में योगदान दिया था। भारतीयों को संगठित कर राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, जो कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जो था, ह्यूम, तो ये भारतीयों और अंग्रेजों के बीच का जो है ये
मध्यस्थता का कार्य किए थे और भारतीयों को विकास की ओर अग्रसर करना और विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एकत्रित करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। और अन्य तथ्य में है आगे, तो इनमें है वायसराय कौन थे? तो वायसराय आपका लॉर्ड लिटन थे 1876 से 1880 के बीच में। और इन्हीं के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसे गंगी भी कहा जाता है। तो लॉर्ड लिटन वायसराय कब से कब तक थे? 1876 से 1880 के बीच में थे। लॉर्ड रिपन वायसराय थे 1880 से 1884 के बीच में। लॉर्ड रिपन, लिटन, फिर रिपन और उसके बाद लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन थे 1884 से 1888 के बीच में। 28 दिसंबर 1885 को यही थे लॉर्ड डफरिन थे वायसराय। तो 1885 जो 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस टाइम लॉर्ड डफरिन थे वायसराय। और A.O. ह्यूम 1885 से 906 ईस्वी के बीच में सचिव रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम तो ये सचिव थे 1885 से 1906 ईस्वी तक। अब है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो कांग्रेस की स्थापना होने के बाद महत्वपूर्ण कथन किन्होंने क्या क्या कहा, तो इनके बारे में जानते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो किन्होंने कहा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं कांग्रेस के लोग, ये किसने कहा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। और दूसरा नंबर है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है किसने कहा? अरविंद घोष ने क्या कहा? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अगला कथन है कांग्रेस भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा, जो कि 1884 से 1880 के बीच वायसराय बने थे। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या क्या कहा कांग्रेस को? कि भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक, थोड़ा सा ही जो अल्पसंख्यक है उसी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये लॉर्ड डफरिन ने कहा। ये एग्जाम में जो है आता है ये, और ये आपका जो है तो ध्यान से देखना है और याद रखना है। अगला कथन है कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। तो कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा राजनीति है और संगठन में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, इसीलिए जो है थोड़ी अच्छाई है, इसमें ज़्यादा करके धीरे धीरे बुराई आत्मसात होते गए चला गया। तो इसलिए बोला कि कांग्रेस आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा। अगला कथन कांग्रेस के स्थापना के संबंध में है कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। तो कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है, तो इसी के आधार पे हमारा सांसद बना। तो यही बता रहे हैं कि संसद का केंद्र है, भविष्य की संसद जो बनेगा तैयार होगा तो भविष्य की संसद का केंद्र है। द इंडियन मिरर में प्रकाशित हुआ था, द इंडियन मिरर अखबार में। आगे है इसी इंडियन मिरर में, द इंडियन मिरर में अखबार में छपा था कि कांग्रेस अपनी भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। ये द इंडियन मिरर में छपा था। आगे कांग्रेस के स्थापना के संबंध में कोपलैंड ने क्या कहा जानते हैं। तो अगला कथन है कोपलैंड का कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ।
तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, कांग्रेस का जो जन्म हुआ भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं हुआ, बल्कि उनके दोस्त के रूप में हुआ। तो ये किसने कहा? तो कुपलैंड ने कहा। और कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अगला कथन है आपका लॉर्ड कर्जन का। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कांग्रेस को? तो कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में, यानी कि इनके वायसराय जब तक बने रहेंगे, तो मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा? कांग्रेस को बद्दुआ दिया कि मेरे कालखंड में कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा कि ये अंतिम सांसें गिन रही है, अपनी मौत की अंतिम सांसें, और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। कांग्रेस को कहा लॉर्ड कर्जन ने। 18 लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से 1905 तक, जो कि इन्होंने बंगाल विभाजन भी करवाया 1905 में। अगला कथन है सर सैयद अहमद खां का। तो सर सैयद अहमद खां ने क्या कहा कांग्रेस को? कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना सोचा गया था और ना ही योजनाबद्ध था। तो कांग्रेस का आंदोलन जो है, ना तो लोगों का, जो कांग्रेस का गठन हुआ, ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही ये प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ना ही सोचा समझा ये एक योजना था, नहीं योजनाबद्ध ये एक कार्य था। तो ये किसने कहा? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा। अगला कथन है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम का। तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम का नहीं है, लाला लाजपत राय का है। ये लाला लाजपत राय का है अगला कथन। तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एलन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। तो एलन ह्यूम कौन थे? तो स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। तो ये कि इन्होंने कहा, तो लाला लाजपत राय ने कहा कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये लाला लाजपत राय का कथन था। ये 10 कथन आपको ध्यान देना है कि इन्होंने क्या कहा। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि नहीं ये योजनाबद्ध था, ये आंदोलन ना तो किसी के द्वारा प्रेरित, ये कांग्रेस का जो है कांग्रेस आंदोलन था, ना सोचा गया था, नहीं प्रेरित था, ना ही योजनाबद्ध था। ये सर सैयद अहमद खान ने कहा। और लॉर्ड कर्जन ने तो बोला कि हमारी इच्छा है कि कांग्रेस मौत की अंतिम सांसें गिन रही है, हमारी इच्छा है कि मेरे कालखंड में जो है कांग्रेस शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए कांग्रेस की। तो इस प्रकार ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। ये तो आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन कैसा था। आगे जानते हैं विस्तार से कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। महत्वपूर्ण अधिवेशन, इम्पोर्टेंट सेशन, अधिवेशन सामूहिक बैठक को कहता था अधिवेशन। सामूहिक रूप से बैठक जब होता था तो उसे अधिवेशन कहता था। विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेशन को कहता था विशेष अधिवेशन। जब इसे स्पेशल होता था, खास, तो किसी विशेष परिस्थिति में आयोजन होता था विशेष अधिवेशन का। और पहली बार हुआ था 1918 ईस्वी में विशेष अधिवेशन का आयोजन हुआ था, पहली बार 1918 ईस्वी में। और वार्षिक अधिवेशन होता था, 3 अधिवेशन होता था। एक अधिवेशन का आयोजन होता था सामूहिक रूप से, दूसरा विशेष परिस्थिति में विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाता था, और तीसरा वार्षिक अधिवेशन। वर्ष में एक बार जो प्रांत में बैठक आयोजित होती थी, उसी प्रांत का व्यक्ति उस बैठक में अध्यक्ष नहीं बन सकता था।
तो ये बैठक की वार्षिक अधिवेशन था। तो ये वार्षिक यानी सामान्य अधिवेशन इसे कहा जाता था, और विशेष परिस्थिति में जो अधिवेशन होता था उसे विशेष अधिवेशन कहा जाता था। और जिस प्रांत में अधिवेशन होता था उस प्रांत में उस प्रांत का व्यक्ति उस बैठक में अध्यक्ष नहीं बन सकता था। तो ये शर्तें थी लागू अधिवेशन का। आगे है कांग्रेस के बारे में। 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन जो हुआ, और प्रस्तावित स्थान था प्रस्तावित स्थान था पूना में प्लेग फैलने के कारण स्थगित किया गया, तो यहाँ पर नहीं हुआ अधिवेशन। उसके बाद दूसरा स्थान चुना गया आपका बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, और इसका अध्यक्ष बनाया गया बोमेश चंद्र बनर्जी बंगाल के थे, और बॉम्बे में अध्यक्षता करनी थी इनको। तो जहाँ का व्यक्ति था जिस प्रांत का, तो उस प्रांत का वो अध्यक्ष नहीं हो सकता है, और जहाँ अधिवेशन होगा जिस प्रांत में, उस प्रांत का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार दूसरे जगह का दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है कांग्रेस के अधिवेशन में। और आगे है नंबर 1 में, यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। पहली बार 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगे आपने पिछले सेशन में भी आपने पढ़ चुका है, और रिवीजन में भी आगे पीछे आपने जान चुके हैं। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ। आपने 9 प्रस्ताव के बारे में भी विस्तार से जान गए। और भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदलकर इंडियन नेशनल यूनियन, तो भारतीय नेशनल संघ इंडियन यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन से नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था सुझाव, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। और कांग्रेस का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। आगे है बॉम्बे के इस अधिवेशन में 5वां नंबर है महत्वपूर्ण तथ्य कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, तो इस अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ थे जब बॉम्बे अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिए थे? तो ये इंडियन एसोसिएशन की बैठक में कलकत्ता में थे। तो ये कलकत्ता में थे, और इंडियन एसोसिएशन की बैठक हो रहा था उसी टाइम में। तो कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ, प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ, तो उसी टाइम में इंडियन एसोसिएशन की बैठक कलकत्ता में भी हो रही थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। और आगे है भारतीय कांग्रेस के समय अधिवेशन के समय, भारतीय कांग्रेस के समय अधिवेशन के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। आपने पहले भी देख चुके हैं कि भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय, प्रथम अधिवेशन के समय में स्थापना जब हुआ, तो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो आगे है 1886 दूसरा अधिवेशन अब हुआ। अब अधिवेशन के बारे में जानेंगे। प्रथम अधिवेशन के बारे में आपने जान चुके कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, बॉम्बे में। प्रथम अधिवेशन, पहले स्थान था पूना में प्लेग होने के कारण स्थगित हो गया। अब दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, कलकत्ता का अधिवेशन 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। तो आगे है 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इनकी अध्यक्षता कौन किए थे? 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किए कलकत्ता अधिवेशन में।
इन्होंने 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की है, 1886 और 1906 में किया है, और एक किया है 1900 शायद 1893 में की है। तो 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में, तो 3 बार अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। यह प्रथम दूसरे अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि दूसरे अधिवेशन में ही प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बने जो पारसी थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। और उसके बाद है दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने। प्रथम बार 1886 कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी बार 1893 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता की और 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। आगे है तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में कितना रुपया खर्च हुआ था? तो 16,000 रुपया कुल इस अधिवेशन में खर्च हुए थे, जिनमें 2500 रुपया जो है दरभंगा के महाराजा, तो दरभंगा जो है आपका बिहार में है, दरभंगा के महाराजा 2500 रुपया यानी 2,500 रुपया दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने दान किए थे। तो लक्ष्मेश्वर सिंह भी थे दरभंगा के राजा, इन्होंने 2500 रुपया दान किए थे इस अधिवेशन का आयोजन हेतु। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है इस अधिवेशन से संबंधित, इसी अधिवेशन 1886 के कलकत्ता अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है अगला कि डुमराव के महाराजा थे, महाराज एवं हथुआ के महाराज ने भी 750 रुपये दान दिए थे। तो डुमराव के महाराज और हथुआ के महाराज ने 750 रुपये दान किया था। और बिहार से संबंधित है। बिहार BPSC TRE 3.0 और 4 पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण ये तथ्य होगा आपके लिए कि बिहार से विश्वेश्वर सिंह और बिहार से ये हथुआ और डुमराव, ये आपका डुमराव और हथुआ जो है बिहार में ही है, तो इन्होंने 750 रुपया दान दिए थे, डुमराव के महाराज और हथुआ के महाराज ने। और बिहार से विश्वेश्वर सिंह कुल्हड़िया और शालिग्राम सिंह शामिल हुए इस अधिवेशन में। बिहार से विश्वेश्वर सिंह थे जो कि कुल्हड़िया के थे विश्वेश्वर सिंह, और शालिग्राम सिंह इस अधिवेशन में भाग लिए थे कलकत्ता के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में। इनके सहयोगी के रूप में पुनेंदु नारायण सिन्हा थे। तो इनके सहयोगी में से थे पुनेंदु नारायण सिन्हा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे नोट बाद में देखेंगे। तो पुनेंदु नारायण सिन्हा के बारे में जानते हैं। इनके सहयोगी के रूप में पुनेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद थे शामिल। शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह के सहयोगी थे पुनेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद शामिल थे इनके सहयोगी के रूप में। और 8वां महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस अधिवेशन में कलकत्ता का 1886 अधिवेशन के सभी 436 सदस्यों ने भाग लिए थे। दूसरा अधिवेशन में तो सभी 436 सदस्यों को अंग्रेजों ने उद्यान भोज, तो 436 सदस्यों ने जो भाग लिए थे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, तो अंग्रेज ने सभी को उद्यान भोज पर आमंत्रित किया था। आगे है नोट में ये है कि शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नाम बदल दिया गया। ये पहले भी आपने पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अब तीसरा अधिवेशन 1887 का मद्रास में आयोजित हुआ। पहले बम्बई में, फिर कलकत्ता में, फिर अब मद्रास में हुआ तीसरा अधिवेशन 1886 को।
इनका अध्यक्ष को चुना गया, बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष चुना गया। तीसरे अधिवेशन 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। इनका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आगे है कि तैयब जी जो है ना, तैयब जी को जो मनोनीत नामित अध्यक्ष चुना गया था। बदरुद्दीन तैयब जी को नामित और मनोनीत कहिए या नामित अध्यक्ष चुना गया था 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी को। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया। इसी अधिवेशन में बोला गया, मद्रास अधिवेशन में ही, कि कांग्रेसी बनो, संपूर्ण भारतीय जनता से कांग्रेस में शामिल होने का निवेदन किया। कांग्रेसी बनो। और इसी अधिवेशन में मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी में संपूर्ण भारतीय जनता को, सभी भारत के सभी जनता को कांग्रेस में शामिल होने का निवेदन किया और कांग्रेसी बनो का नारा दिया मद्रास के 1887 अधिवेशन में। अब आगे जानते हैं इस अधिवेशन के बारे में। तो इस अधिवेशन के बारे में ये है कि महादेव गोविंद रानाडे जो थे, महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापित किए थे। इसी अधिवेशन में सोशल कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, स्थापित किए थे सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रानाडे ने। कब किए थे पूछेंगे कि मैम 1887 में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हुआ था मद्रास के 1887 के अधिवेशन में। तो महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापित किए थे। इसी अधिवेशन में आपका जो है विषय निर्धारण समिति की स्थापना की गई थी, विषय निर्धारण समिति की स्थापना की गई थी। और इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन का कथन ये था कि, तो इसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया, संपूर्ण भारतीय जनता को कांग्रेस में शामिल होने का जो है होने के लिए कहा गया। और महादेव गोविंद रानाडे ने इसी अधिवेशन में कांग्रेस मद्रास के 1887 के अधिवेशन में सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापित किया। महादेव गोविंद रानाडे ने विषय निर्धारण समिति की स्थापना की गई मद्रास के 1887 अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में डफरिन ने क्या कहा, कांग्रेस भारत की सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसी अधिवेशन में कहा। तो क्या कहा कि कांग्रेस भारत की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व बताते हैं और मजाक उड़ाते हैं लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, तो आपने कांग्रेस के 1887 के मद्रास अधिवेशन के बारे में जाना विस्तार पूर्वक। आगे अब आपका हो जाएगा 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये आप रिवाइज कर सकते हैं। 1886 ईस्वी में 436 प्रतिनिधि ने दूसरे अधिवेशन में भाग लिए थे। 607 अभी 87 इसमें मद्रास अधिवेशन में 607 1887 के अधिवेशन में 607 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। और इसमें से मुस्लिम अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं मुस्लिम सदस्य थे। आगे है 1888। तो 1888 में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने इस अधिवेशन के लिए स्थान देने से मना कर दिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से ये हो जाएगा। और 1888 चौथा अधिवेशन था, यह 1888 के इलाहाबाद में यह अधिवेशन हुआ। इलाहाबाद 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया। जॉर्ज यूले थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे है आपका कि अंग्रेज़ों ने अधिवेशन के लिए, इस अधिवेशन के लिए स्थान देने से मना कर दिया
तो दूसरा तो क्या हुआ, दरभंगा के महाराजा थे, जो दरभंगा के महाराजा आपका बिहार के महाराजा थे, तो वहाँ पर लोघर खरीद काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। तो लोघर खरीद काउंसिल खरीद कर दे दिया कांग्रेस को। और आगे है, अंग्रेज़ों ने सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस में शामिल होने पर रोक लगा दिया। तो सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने सरकारी कर्मचारी को क्या हुआ, कांग्रेस में शामिल होने से रोक लगा दिया। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन ये है कि महत्वपूर्ण फैक्ट है इस अधिवेशन से संबंधित, इलाहाबाद के 1888 के अधिवेशन से संबंधित। तो अहमद खान बनारस के राजा, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा थे शिव प्रसाद को क्या कहता था, बनारस के राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद के नाम से भी जाने जाते थे। तो सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने कांग्रेस का विरोध किया। तो दो व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस का विरोध किया। कब किया, तो इलाहाबाद के अधिवेशन में 1888 ईस्वी में किए। इलाहाबाद के अधिवेशन में 1888 में हुआ इलाहाबाद में अधिवेशन। और शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया, अधिवेशन का नहीं, कांग्रेस का विरोध किया सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने, जिसे शिव प्रसाद को सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और इलाहाबाद के इसी अधिवेशन में 1888 में ही लाला लाजपत राय ने क्या किया था, पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। तो ये महत्वपूर्ण जो है फैक्ट याद रखना, एकदम बहुत ही वीवीआई है। और बनारस के राजा कौन थे, शिव प्रसाद थे। ये वीवीआई है, सितारे हिंद के नाम से जाने जाते थे। इसने क्या किया था, तो कांग्रेस का विरोध किया था, और सर सैयद अहमद खान ने, ये दोनों ने। तो इस अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन आपने जाना। अब आगे अधिवेशन के बारे में जानते हैं। अगला अधिवेशन 1889 के बम्बई अधिवेशन। तो बॉम्बे में हुआ 1889 में अधिवेशन। 1889 के 5वां अधिवेशन था ये। 1889 के बॉम्बे अधिवेशन 5वां अधिवेशन था। इसमें क्या हुआ था, महत्वपूर्ण फैक्ट इन बॉम्बे के अधिवेशन के बारे में जानते हैं। 1889 के बॉम्बे अधिवेशन के बारे में। तो 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया बॉम्बे अधिवेशन 1889 में। द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष बनाए गए। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया बॉम्बे अधिवेशन 1889 में, तो विलियम बेडरवन को बनाया गया। और एओ ह्यूम की जीवनी लिखने का श्रेय जाता है विलियम बेडरवन को। एओ ह्यूम की जीवनी लिखा था विलियम बेडरवन ने। ये द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष बने थे विलियम बेडरवन। और प्रथम अध्यक्ष था, यूरोपीय प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया था। और जॉर्ज यूले थे इलाहाबाद के 1888 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और 1889 में दूसरी बार लगातार, यानी कि चौथा अधिवेशन और 5वां अधिवेशन में लगातार द्वितीय यूरोपीय बने थे अध्यक्ष। 89 में विलियम बेडरवन, 88 में जॉर्ज यूले। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में तो लंदन में कांग्रेस की एक शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना की गई। तो कांग्रेस की एक शाखा थी, ब्रिटिश इंडिया कमेटी नाम दिया गया। इसकी स्थापना लंदन में की गई। आगे जानते हैं इस अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इसका अगला महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया। तो महिलाओं को पहली बार इस अधिवेशन में शामिल किया गया, महिला को शामिल किया गया इसी अधिवेशन में।
बॉम्बे के 1889 अधिवेशन में महिला को शामिल किया गया। ब्रिटिश इंडिया कमेटी का जो स्थापना किया है लंदन में, तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो विलियम डिग्बी को ब्रिटिश इंडिया कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और पत्रिका था इंडिया पत्रिका में इसे प्रकाशित किया गया। और इसमें जो महिलाओं को शामिल किया था बॉम्बे अधिवेशन में 1889 में, तो 3 महिला थी इसमें। पहली बार महिला को शामिल किया गया, तो 3 महिला में से प्रथम महिला थी जानकी नाथ घोषाल, द्वितीय महिला थी स्वर्णा कुमारी देवी, और तीसरा महिला थी स्वर्णा कुमारी देवी, तीसरी महिला थी पंडिता रामाबाई, और चौथी महिला थी कादम्बिनी गांगुली के बारे में यह है कि प्रथम महिला स्नातक उत्तीर्ण होने वाली थी कादम्बिनी गांगुली। पहले कादम्बिनी गांगुली ने ही स्नातक की थी, BA पास की थी, इसीलिए कादम्बिनी गांगुली महत्वपूर्ण हो जाता है। कादम्बिनी गांगुली कहाँ से स्नातक की थी, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये बन जाएगा प्रश्न कि किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने भाग ली थी, तो आपका हो जाएगा बॉम्बे अधिवेशन 1889 हो जाएगा। और प्रथम महिला स्नातक करने वाली कौन थी, तो प्रथम महिला स्नातक होने वाली कादम्बिनी गांगुली हो जाएगी। यहाँ से आपका जो है एक प्रश्न जो है बन जाता है। यहाँ से आगे जानते हैं 1892 के अधिवेशन। 1892 में इलाहाबाद में हुआ अधिवेशन। तो 92 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः बनाए गए। व्योमेश चंद्र बनर्जी को ये प्रथम अधिवेशन के भी अध्यक्ष रह चुके। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि इस अधिवेशन में इलाहाबाद के 1892 के अधिवेशन में प्रस्तावित स्थान लंदन था। तो इसमें जो है प्रस्तावित स्थान लंदन था, लेकिन वहाँ चुनाव होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। तो 92 अधिवेशन के इलाहाबाद के अधिवेशन में 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में लंदन में होना था यह अधिवेशन। तो लंदन में चुनाव था, इसलिए स्थगित कर दिया गया। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। इलाहाबाद में हुआ 1892 में अधिवेशन। और 1892 में दादा भाई नौरोजी लंदन के फिन्सबेरी सीट से, तो लंदन में फिन्सबेरी सीट से लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गए। तो दादा भाई नौरोजी लंदन में चुनाव में खड़ा हुए थे और हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हो गए। तो लंदन के जो है संसद हाउस ऑफ कॉमन इसके लिए निर्वाचित हो गए। दादा भाई नौरोजी फिन्सबेरी सीट से चुनाव लड़े लिबरल पार्टी के द्वारा और चुनाव जीत गए 1892 में ही। और लोकसभा है वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन दादा भाई नौरोजी बने थे लिबरल पार्टी 1892 में। दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है कि ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। तो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इन्होंने इसीलिए 1892 में लंदन से लिबरल पार्टी की सीट से लिबरल पार्टी से खड़ा हुए और फिन्सबेरी की सीट से चुनाव जीते। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य चुना गया। वहाँ के लोकसभा और राज्यसभा हाउस ऑफ कॉमन्स है लंदन का लोकसभा, और राज्यसभा है हाउस ऑफ लॉर्ड। राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है लंदन के राज्यसभा को। तो आगे है 1894 के अधिवेशन। 1894 के अधिवेशन या 1894 में 1894 में मद्रास में हुआ और इनका अध्यक्ष अल्फ्रेड वेड को बनाया गया। अल्फ्रेड वेब इनके अध्यक्ष चुने गए
1894 के अधिवेशन, मद्रास के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1894 में। इसमें जो है महत्वपूर्ण तथ्य कोई एग्जाम के व्यू से नहीं है महत्वपूर्ण, इसीलिए आगे जानते हैं 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1896 में। तो कलकत्ता अधिवेशन के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए रहमतुल्लाह सयानी को। रहमतुल्लाह सयानी कलकत्ता के 1896 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इनका महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए रहमतुल्लाह सयानी को। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है, तो पहली बार आप पूछेंगे मैम कि यहाँ कि वंदे मातरम गीत कब गाया गया और किस अधिवेशन में? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया। इनके अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो रहमतुल्लाह सयानी या मुस्लिम के द्वितीय अध्यक्ष थे। और यह गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत लिखे थे। यह वंदे मातरम जो गीत है आनंद मठ से लिया गया है। इनका पुस्तक है आनंद मठ उपन्यास। और दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रस्ताव पारित किया इसी अधिवेशन में। कलकत्ता के 1896 के अधिवेशन में धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया। ठीक है, ओके। आगे है दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी जो थे एल्फिस्टन कॉलेज के भौतिकी और गणित के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो एल्फिस्टन कॉलेज में भौतिकी और गणित पढ़ाते थे और गुजराती पत्रिका लिखी। दादा भाई नौरोजी ने गुजराती पत्रिका लिखा और गुजराती पत्रिका का नाम है रस्त गुप्तार। लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती भाषा के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए दादा भाई नौरोजी। और एल्फिस्टन कॉलेज में भौतिकी और गणित पढ़ाते थे। और आपने जाना कि दादा भाई नौरोजी लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के थ्रू जो है एक लिबरल पार्टी से फिंसबेरी सीट पर चुनाव जीते। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नवसारी जिले में हुआ था दादा भाई नौरोजी का जन्म। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसी से धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसी में दिया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो दिया है इसी पुस्तक में दिया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, आगे है 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। तो 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ फिर पुनः। तो इनके अध्यक्ष दिनसा इडुल्वी वाचा को चुना गया। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महात्मा गांधी पहली बार अधिवेशन में भाग लिए, मतलब अध्यक्षता नहीं की थी, भाग लिए थे। तो किस अधिवेशन में? कलकत्ता के 1901 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता के 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए। आगे है आपका महात्मा गांधी 1893 से 1913 ईस्वी। ठीक है, महात्मा गांधी जी 1893 से 1913 ईस्वी तक पत्नी और बच्चों को लेकर दक्षिण अफ्रीका में थे। 1893 से 1913 ईस्वी तक रहे थे और यहाँ भाग लेने आए थे 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में आए सिर्फ भाग लेके। और
1893 से 1913 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। और एक बार जब 1800 फिर 97 में पत्नी और बच्चों को लेकर दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1901 में अधिवेशन में शामिल होने आए भारत। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को सदा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत वापस आ गए। ठीक है, तो 3 बार इसी बीच में 3 बार आए। 1893 से लेके 1913 ईस्वी के बीच में 3 बार महात्मा गांधी आए। एक आए 1897 में, फिर 1901 में आए, और 1901 फिर 1913 में आए। सदा के लिए तो 15 में आ गए थे महात्मा गांधी, और 1893 से 1913 तक रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। आगे है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी मतभेद होना स्टार्ट हो गया। तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, जिसका अध्यक्ष थे दिनसा इडुल्वी-वाचा को बनाया गया था कलकत्ता के 1901 के अधिवेशन का अध्यक्ष। तो इसी में कांग्रेस में आपसी मतभेद होना शुरू हो गया। आगे है, दादा भाई नौरोजी ने जो दिए थे बहिर्गमन का सिद्धांत, ये हो गया। (1901) का अधिवेशन, तो 1901 का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन, इसके बारे में भी आपने जान लिए। अब 1903 का अधिवेशन, 1903 का अधिवेशन फिर मद्रास में हुआ। 1903 का मद्रास अधिवेशन, और इनके अध्यक्ष बनाए गए लाल मोहन घोष को। तो 1903 में लाल मोहन घोष, इनका बस इतना सा ही जानना है परीक्षा की दृष्टि से। और 1904 के अधिवेशन बॉम्बे के अधिवेशन है, और सर हेनरी कॉटन अध्यक्ष बनाए गए 1904 के बॉम्बे अधिवेशन में। पुनः बॉम्बे में हुआ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की 1904 के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किए। और इस अधिवेशन का मुख्य फैक्ट ये है कि इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ। तो बंगाल विभाजन के बारे में जो चर्चा चल रहा है, तो उसका विरोध हुआ, उसी का विरोध का प्रस्ताव पारित हो गया। किस अधिवेशन में? तो बॉम्बे के 1904 अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन कर रहे थे। ठीक है, आगे है गोखले, इसी अधिवेशन से संबंधित। गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो आपका आंसर हो जाएगा कि बॉम्बे अधिवेशन 1904, बॉम्बे अधिवेशन 1904। और बॉम्बे अधिवेशन में ही बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की थी बॉम्बे अधिवेशन 1904 में। और यहाँ से प्रश्न ये होगा आपका कि मैम, इन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1905 में जो है बनारस में हुआ अधिवेशन, और एकमात्र गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में का अधिवेशन का आयोजन हुआ, तो बनारस में हुआ। बनारस में 1905 में हुआ। इनकी अध्यक्षता किसने की? बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने स्वशासन की मांग की, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब की? तो बॉम्बे अधिवेशन 1904 में की। ओके,
आगे है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, स्थान था कलकत्ता चुना गया। और इसका पुनः जो है तीसरी बार दादा भाई नौरोजी बने इसके अध्यक्ष। पहली बार कब बने थे तो 1886 में बने थे, ठीक है। और दूसरी बार कब बनाए गए थे तो 1893 में बनाए गए। और उसके बाद लास्ट में 1906 में बना अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो कि इसमें से ये दोनों महत्वपूर्ण है। प्रथम बार, ये तीसरी बार, और ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस अध्यक्ष पद का विवाद हुआ। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि अध्यक्ष पद पर विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ जानते हैं कि रास बिहारी घोष जो था उदारवादी नेता थे, और तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। और रास बिहारी घोष जो थे उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे, उदारवादी नेता थे। इनकी मध्यस्थता जो थे अध्यक्ष पद का विवाद में मध्यस्थता की किसने तो भूपेंद्र नाथ बसु ने मध्यस्थता की। और ये दोनों के बीच के थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इसमें दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि चौथा प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें चौथा प्रस्ताव ये पारित हुआ। 4 प्रस्ताव पारित हुआ इसमें कलकत्ता अधिवेशन के 1906 में, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। और इसमें से प्रथम था 4 प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। पहला था स्वदेशी आंदोलन, क्या स्वदेशी के लिए आंदोलन होगा, स्वदेशीकरण के लिए आंदोलन। फिर राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, देशी शिक्षा को। बहिष्कार आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, और स्वराज की स्थापना की जाएगी। तो 4 प्रस्ताव पारित हुआ इसी अधिवेशन में, कलकत्ता के 1906 अधिवेशन में। आगे जानते हैं स्वराज कांग्रेस। स्वराज सबसे पहला प्रयोग किसने किए थे स्वराज शब्द का तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वराज कांग्रेस में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का प्रयोग किया। और सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने किए, और कांग्रेस में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। तो 1907 के अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन है। सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ। इसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया, और रास बिहारी घोष जी ने किए 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता। कांग्रेस का विभाजन हुआ इसी अधिवेशन में। तो गरम उदारवादी जो थे नरम दल और उदारवादी नेता थे, और उग्र राष्ट्रवादी गरम दल के नेता थे। ये दोनों गरम दल और नरम दल आपस में जो है अलग हो गए सूरत अधिवेशन में। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को कांग्रेस से जो है 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। तो जो गरम दल के नेता थे उसे 7 वर्ष के लिए जो है निष्कासित कर दिया कांग्रेस से, ठीक है। आगे है 1908 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। 1907 में सूरत में, 8 में मद्रास में पुनः हुआ, और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस के संविधान का निर्माण इसी अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण का बात उठी इसी अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन के बारे में आपने जाना। महत्वपूर्ण तथ्य मद्रास अधिवेशन 1908 का जो है कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ। कांग्रेस संविधान निर्माण 1909 में हुआ। लाहौर में अधिवेशन हुआ 1909 में, और इनकी अध्यक्षता किसने की तो मदन मोहन मालवीय ने की है इनकी अध्यक्षता।
1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किए। 1910 में इलाहाबाद में पुनः हुआ आयोजन 1910 ईस्वी में। इस फिर पुनः बना विलियम बेडरमन अध्यक्ष इलाहाबाद अधिवेशन का। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की विलियम बेडरमन ने। आगे है आपका 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में। और कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पंडित बिशन नारायण धर को बनाया गया अध्यक्ष 1911 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1911 में इसी अधिवेशन में जन गण मन गाया गया। ठीक है, पहली बार जन गण। तो आप पूछेंगे मैम जन गण किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अधिवेशन में गाया गया जन गण पहली बार। और इसकी रचना किसने की थी जन गण मन का? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। अमार सोनार बंगाल का जो है राष्ट्रीय गीत है, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय गीत है। रविंद्रनाथ टैगोर का ही फेमस राष्ट्रीय गीत हो गया बंगाल का। और 1912 में तत्वबोधिनी सभा का आयोजन हुआ। 1912 में पत्रिका भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहत इसका प्रकाशन किया गया। तत्वबोधिनी पत्रिका 1912 में हुआ और भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहत इसका प्रकाशन किया गया तत्वबोधिनी पत्रिका का 1912 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है आपको। आगे है 1912 में बांकीपुर पटना में 27वां अधिवेशन हुआ। यह आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए। ठीक है, ये बिहार से संबंधित हो गया आपका, महत्वपूर्ण हो जाएगा एकदम, बहुत वीवीआई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जो है पक्का बन जाएगा। ये आपको ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ अच्छे से हमारी बातें को सुनिएगा। मेरी बातों को अगर सुनिएगा ध्यान से तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो 1912 बांकीपुर के अधिवेशन, बांकीपुर पटना में है। 1912 के 27वां अधिवेशन था पटना का, 1912 बांकीपुर अधिवेशन। ठीक है, बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में है। 27वां अधिवेशन का आयोजन हुआ। ये बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ कम्मा नंबर का था, 27वां नंबर का अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा तो रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। ठीक है, मुधोलेकर जो है, मुधोलेकर ऐसे याद रखना है, मुधोलकर अध्यक्ष चुने गए। रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर बांकीपुर के अध्यक्ष चुने गए। पटना में है बांकीपुर। 1912 में इस अधिवेशन का आयोजन हुआ। बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन था और ये प्रथम आयोजित था बांकीपुर अधिवेशन, 27वां अधिवेशन था। बार हम बोल रहे हैं ताकि आपको जो है अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। बिहार में 3 अधिवेशन हुआ। प्रथम 1912 में बांकीपुर में, जो कि पटना में 27वां अधिवेशन। इसके अध्यक्ष बनाए गए रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर को। और दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ 1922 में, गया अधिवेशन हुआ 1922 के गया अधिवेशन। और इसमें अध्यक्ष चुने गए चितरंजन दास जी को। और तीसरा अधिवेशन 1940 जो कि अभी झारखंड में रामगढ़ है, रामगढ़ का हुआ 1940 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। ठीक है, और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। बांकीपुर अधिवेशन 27वां अधिवेशन था। आगे जानते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए अंबिका चरण मजूमदार। ये यूपी में है लखनऊ।
अंबिका चरण मजूमदार थे इनके अध्यक्ष। 1916 के अध्यक्ष के लखनऊ अध्यक्ष के अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नरम दल गरम दल में समझौता हुआ। तो इसमें क्या हुआ? नरम दल और गरम दल, गरम और नरम आपस में मिल गए। तो क्या हुआ? गण बन गए। गरम नरम मिल गए तो गण बन गए। ठीक है, आपस में 1916 में मिल गए गरम और नरम, लखनऊ अधिवेशन में। इनकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका कि पूछेंगे मैम कि गरम और नरम दल जब मिला आपस में तो कहाँ पे मिला, किस अधिवेशन में मिला? उस टाइम पे गरम और नरम दल जब आपस में मिल रहे थे उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने मिलवाया दोनों को। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। और मध्यस्थता किसने की थी गरम और नरम दल में? तो एनी बेसेंट और तिलक भाई साहब ने किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ। इनकी मध्यस्थता किसने की? तो एनी बेसेंट और तिलक ने। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ इनकी मध्यस्थता किसने की? तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता करवाया। और इस फैसले का विरोध किसने किया? तो इस फैसले का विरोध आपका इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि इस फैसले का विरोध किया मदन मोहन मालवीय ने। गरम दल और नरम कांग्रेस और मुस्लिम लीग की फैसले का जो है विरोध किया। और मदन मोहन मालवीय जी ने विरोध किया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो समझौता हुआ दोनों के बीच, इसका विरोध किया इस फैसले का। और तीसरा है महत्वपूर्ण तथ्य कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो मुस्लिमों ने क्या था कि अपना एक पृथक निर्वाचन चाहते थे मुस्लिम लीग ने, तो यह कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, और इसी फैसले को जो है वो स्वीकार किया मदन मोहन मालवीय ने। सरोजनी नायडू पहली बार इसी अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुई थी। तो पहली बार कांग्रेस में शामिल हुई थी इस अधिवेशन में। कब? तो आपका अंबिका चरण मजूमदार थे इस अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार बने थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष। तो किस अधिवेशन में पहली बार की थी? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग ली थी सरोजनी नायडू ने पहली बार। और इसी अधिवेशन में आपका जो है राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल जिसने कि महात्मा गांधी को बुलाए थे दक्षिण अफ्रीका में। जब महात्मा गांधी थे उस टाइम पे महात्मा गांधी को पत्र लिखा था राजकुमार शुक्ल ने। पहले किसान बने थे इसी अधिवेशन में जिन्होंने कांग्रेस के मंच को संबोधित किया था। पहले किसान थे कांग्रेस के मंच को संबोधित करने वाले राजकुमार शुक्ल, जो कि किसान के नेता बने थे। किसानों के 7 करोड़ जनता का जो है दुख भरी दास्तां लिखे थे एक पत्र में महात्मा गांधी जी को। 60 लाख जनता का, 60 करोड़ नहीं 60 लाख जनता की सिफारिश की थी 60 लाख किसानों के तरफ से। और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था लखनऊ अधिवेशन में ही, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसका स्थापना 1917 में किया गया। पटना विश्वविद्यालय
इसी अधिनियम से पारित हुआ, इसी अधिवेशन के द्वारा। ठीक है, आगे अब दूसरे क्लास में जानेंगे अगला अधिवेशन, ये हैंड रिटन नोट्स के द्वारा पूरे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आज तक यहीं तक 1916 के लखनऊ अधिवेशन तक गरम दल नरम दल आपने देखा अलग हुआ। 1907 में फिर सूरत अधिवेशन में 1907 में गरम दल नरम दल जो है अलग हुए। रास बिहारी घोष थे अलग करवाने वाले और दोनों को मिलाने वाले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। तो ये सब फैक्ट याद रखना है, इसका महत्वपूर्ण तथ्य। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।